आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त सफर था जिसने सिर्फ एक आर्थिक विचार को एक पूरी की पूरी राष्ट्रव्यापी क्रांति में बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे सूत के एक छोटे से धागे ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। जरा 1930 के दशक के इस मशहूर पोस्टर पर गौर कीजिए। महात्मा गांधी जेल के अंदर बैठे चरखा काट रहे हैं और नीचे एक साफ संदेश लिखा है, चरखा और स्वदेशी पर ध्यान दो। हम सब ने प्रतिरोध की ये तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर देखी है ना? लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो स्वदेशी की विचारधारा थी, ये 1930 के दशक में अचानक से आसमान से नहीं टपकी थी। जी हाँ, इसकी असली जड़ें तो कई दशक पहले के एक बहुत ही गहरे आर्थिक और सामाजिक दर्शन में छुपी हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्वदेशी आखिर है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है अपने देश का। लेकिन उस दौर में ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये एक बहुत ही सॉलिड, सोची समझी आर्थिक रणनीति थी। इसका टारगेट एकदम क्लियर था, ब्रिटेन में बने माल का पूरी तरह से बहिष्कार करना। लॉजिक बहुत ही मारक था। अगर हम उनका सामान खरीदेंगे ही नहीं तो साम्राज्यवादी ब्रिटेन आर्थिक रूप से पंगु हो जाएगा, और दूसरी तरफ जब हम भारत में बनी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो अपने ही लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। मतलब एक तीर से दो निशाने। तो आज के इस डीप डाइव में हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम देखेंगे आंदोलन के शुरुआती बीज, फिर 1905 का वो ऐतिहासिक बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, उसके बाद वंदे मातरम और उसका प्रतिरोध, और आखिर में कैसे ये पूरा का पूरा आंदोलन एक बहुत बड़ी क्रांति में बदल गया। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आंदोलन के शुरुआती बीज और इसके 19वीं सदी के बौद्धिक मूल। अक्सर ऐसा लगता है कि स्वदेशी की ये आग 1900 के दशक में अचानक से भड़क उठी थी, लेकिन सच कहूं तो इसकी चिंगारी बहुत पहले ही सुलगने लगी थी। 1872 की ही बात ले लीजिए, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी वंग दर्शन पत्रिका में सबसे पहले स्वदेशी विज्ञान की बात की थी। फिर 1874 में भोलानाथ चंद्र ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ नैतिक शत्रुता के तौर पर आर्थिक बहिष्कार किया जाए। कितना ब्रिलियंट आइडिया था, है ना? और फिर 1903 में एक गुमनाम कविता छपी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो 1903 की कविता असल में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। उसकी लाइनें कुछ ऐसी थीं, विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं, वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं। मतलब हम विदेशी कपड़े क्यों पहने और अपना पैसा बाहर क्यों जाने दें। ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं थीं, ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल था जिसने सीधे लोगों के दिलों पर वार किया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई जब हमारे अपने लोग भूखे मर रहे हैं तो हम विदेशी मलमल पहनकर अंग्रेज व्यापारियों की तिजोरियां क्यों भर रहे हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, 1905 का बंग भंग, जिसने इस जन आंदोलन में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। अब तक जो विचार सिर्फ पत्र पत्रिकाओं में उबल रहा था, वो बंगाल विभाजन के बाद सड़कों पर एक तूफान बनकर उतर आया। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेता इस आंदोलन के मुख्य चेहरे बन गए। और एक बड़ा ही दिलचस्प कोइंसिडेंस देखिए, ठीक उसी समय देश के अपने पूंजीपति भी अपनी मिलें और फैक्ट्रियां खोल रहे थे। तो जाहिर है स्वदेशी का ये नारा उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा आर्थिक सपोर्ट दे दिया। इस बीच कला के मोर्चे पर भी एक एकदम खामोश लेकिन बहुत गहरी क्रांति चल रही थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने भारत माता की वो मशहूर पेंटिंग बनाई जिसने पूरे देश को आध्यात्मिक रूप से एक धागे में पिरो दिया। अब देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं रह गया था, वो अब एक पूजनीय माता बन चुका था, और अपनी माँ की रक्षा करना वो तो हर हिंदुस्तानी का परम धर्म था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वंदे मातरम और प्रतिरोध, खासकर 1906 का वो ऐतिहासिक 12 साल का संघर्ष। अप्रैल 1906 में 12 साल में जो कुछ भी हुआ वो इस पूरे आंदोलन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि ब्रिटिश प्रशासन ने वंदे मातरम बोलने पर ही बैन लगा दिया। सोचिए जरा,
जो स्वागत समिति थी वो तो दबाव में आकर झुक गईं, लेकिन जो उग्र दल के लोग थे उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम नारे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने सीने पर वंदे मातरम के बैज जरूर पहनेंगे। और फिर क्या था, जैसे ही लोग शांति से सभास्थल की ओर बढ़े, उन पर पुलिस ने क्रूरता से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और इस बर्बरता के बाद क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 200 रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। आज ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जुर्माना भरा और वो वापस उसी सभा में पहुंच गए। अंग्रेज सरकार को लगा था कि डंडे के जोर से वो लोगों को डरा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस दमन ने लोगों के हौसले तोड़े नहीं, बल्कि आज़ादी की उस आग में घी डालने का काम किया। इस घटना के बाद तो जैसे पूरे देश में उबाल आ गया। लोकमान्य तिलक और खापड़े जी कलकत्ता पहुंच गए। बंगाल में जोरों शोर से शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शिवाजी पर एक बेहद ओजस्वी कविता लिख डाली। 10 जून को कलकत्ता की सड़कों पर 30,000 से ज्यादा लोगों ने तिलक जी के समर्थन में एक विशाल मार्च निकाला। और तो और इसी दौरान वंदे मातरम और युगांतर जैसे एकदम बेबाक और क्रांतिकारी अखबार भी छपने लगे। अब ये आंदोलन किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश की आवाज बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी चरण, क्रांति में विकास, जहां ये आंदोलन बहिष्कार से आगे बढ़कर सीधे भूमिगत और सशस्त्र कार्रवाई में बदल गया। जब सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को इस तरह बेरहमी से कुचलना शुरू किया, तो आंदोलन की शक्ल ही बदल गई। शुरुआत हुई विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने और पिकेटिंग से, लेकिन धीरे धीरे अनुशीलन समिति जैसे संगठन पूरी तरह से क्रांतिकारी गुटों में बदल गए। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र कुमार घोष ने एक पूरा सशस्त्र दल खड़ा कर दिया। इसी दौर में खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, जिसमें गलती से कैनेडी परिवार पर बम गिर गया। कन्हई लाल ने तो जेल के अंदर ही एक मुखबिर को मार गिराया। अंततः अलीपुर षड्यंत्र केस में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके लंबी सजाएं दी गईं। इस जबरदस्त और लगातार बढ़ती दबाव का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने ही पड़े। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल का वो विवादित विभाजन रद्द कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन क्या इसके बाद आंदोलन रुक गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब तक स्वदेशी का ये विचार सिर्फ एक कानून के विरोध तक सीमित नहीं रह गया था। ये तो अब मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। महात्मा गांधी ने बाद में स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा था। और ये सच में कितनी हैरान करने वाली बात है, जरा सोच कर देखिए। विदेशी कपड़ों को ना कहने के एक छोटे से विचार ने कैसे पूरे देश की सोई हुई चेतना को जगा दिया। कैसे एक आर्थिक बॉयकॉट ने उस आज़ादी के आंदोलन की नींव रख दी, जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।